वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड की साइंस का अध्याय 3 के धातु एवं अधातु के प्रश्न उत्तर। पेज नंबर 45। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव है। तो ऐसी धातु का उदाहरण है पारा, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। सेकेंड है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो पोटेशियम ऐसी धातु होती है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ये नर्म धातु होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऐसी धातु का हमको उदाहरण देना है तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी होती है, इसीलिए जो सर्किट्स होते हैं उनमें चांदी का यूज़ किया जाता है। अब है ऊष्मा की कुचालक होती है। लेड एंड मरकरी ऊष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघातवर्ध एवं तन्य का अर्थ बताइए। स्टूडेंट्स, जब हमने धातु अधातु चैप्टर पढ़ा था तो हमने आघातवर्ध और तन्य शब्द सुने थे, उन्हीं को हम रिमाइंड करते हैं। आघातवर्ध वह गुण होता है जिसमें धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। उदाहरण, सोना चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध धातु हैं। तन्य धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। जैसे सोने के जो जेवर वगैरह बनते हैं वे किसके बनते हैं? धातुओं के तार बनाकर फिर उनको बनाया जाता है। तो सोना चांदी तांबा ये तन्य धातुएं होती हैं जिनको खींचकर तार बनाया जाता है। तो धातु का वह गुण जिससे उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं तन्यता या तन्य गुण कहलाता है। पेज नंबर 51। फर्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। खुले में रखने पर यह वातावरण में उपस्थित हाइड्रोजन से क्रिया करके आग पकड़ सकती है, अतः इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। पहला है भाप के साथ आयरन की क्रिया। आयरन अर्थात लोहा, इसकी अभिक्रिया देखते हैं। Fe3 सॉलिड स्टेट में लिया है प्लस 4H2O गैसियस स्टेट में, माने भाप है, ये भाप के साथ अभिक्रिया करवानी है हमको आयरन की। तो अभिक्रिया के दौरान Fe3O4 सॉलिड स्टेट में मिलता है और जो हाइड्रोजन गैस है उसके 4 अणु मुक्त हो जाते हैं। तो जब हम आयरन की भाप के साथ क्रिया कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है सॉलिड फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सेम कंडीशन में यहाँ पर नीचे सेकंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया। सबसे पहले देखते हैं हम कैल्शियम की अभिक्रिया। कैल्शियम लिया हमने सॉलिड फॉर्म में प्लस 2H2O, यहाँ जल के रूप में ही ले रहे हैं हम, उसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं इसलिए L लिखा है हमने यहाँ। अभिक्रिया के दौरान CaOH का होल ट्वाइस बनता है, एक्वस सॉल्यूशन प्लस H2 गैस मुक्त होती है। सेम इसी प्रकार से हम करवाते हैं पोटेशियम के साथ अभिक्रिया। 2 अणु पोटेशियम के लिए हमने सॉलिड स्टेट में प्लस 2H2O लिक्विड स्टेट में लिया इसको। अभिक्रिया के दौरान 2KOH एक्वस सॉल्यूशन बना प्लस H2 गैस मुक्त हुई। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा जल के साथ कैल्शियम एवं पोटेशियम की अभिक्रिया, दोनों के ही हाइड्रोक्साइड बनते हैं जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। निम्न अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जो आयरन है उसकी जब H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से अभिक्रियाशील धातु को जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तब भी सेम रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम H2SO4 की जगह HCl ले लेते हैं और सेम रिएक्शन होती है, फेरिक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके लिए आप फार्मूला देखें, Fe प्लस 2HCl, तो यहाँ पर Fe2Cl2 बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक को आयरन सल्फेट में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि जिंक आयरन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए अभिक्रिया के पश्चात जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन विस्थापित हो जाएगा। जब हमने जिंक और Fe2SO4 मतलब आयरन सल्फेट की अभिक्रिया कराई, तो जो जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है उसने आयरन को हटा दिया और स्वयं वहाँ पर आ गया, माने विस्थापन अभिक्रिया हुई, तो जिंक ZnSO4 या जिंक सल्फेट बना और आयरन मुक्त हो गया। पेज नंबर 54, फर्स्ट क्वेश्चन, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। यहाँ पर हम देखें तो सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो होती है वो अभिक्रिया के लिए होती है, तो इसमें हमको लास्ट कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना रहता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का हम देखें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 6, तो इसके लास्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनको हम डॉट के रूप में या बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सेम इसी प्रकार से हम Mg का देखते हैं, तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 2, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी उसमें लास्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 डॉट यहाँ पर शो होंगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अंतिम कोश को डॉट के रूप में दिखाना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O एवं MgO को निर्माण को दर्शाइए। Na, यहाँ पर इसके पास लास्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को कैरी करे हुए हैं। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसने Na से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, तो Na प्लस आयन 2 प्लस O2 माइनस आयन यहाँ पर बना, तो यहाँ पर हमारा यौगिक क्या बन गया, Na2O। सेम इसी प्रकार से MgO का निर्माण हम देखते हैं, तो Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाते हैं और इनके बीच में अभिक्रिया हो जाती है, जिससे Mg के पास 2 प्लस आयन हो गए, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, और ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव आयन हो गए, क्योंकि इसने Mg से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इस प्रकार से हमारा यौगिक MgO बन जाता है। नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं, तो इन यौगिकों में धन आयन एवं ऋण आयन उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों में उच्च अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है। इस मजबूत आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होते हैं, क्योंकि उनमें अंतर आयनिक आकर्षण बल बहुत अधिक पाया जाता है। पेज नंबर 59, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए, अर्थात निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। पहला है खनिज, भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। सेकंड है अयस्क, खनिजों से कोई विशेष धातु आसानी से और लाभदायक तरीके से निकाली जाती है तो उस खनिज को अयस्क कहते हैं। अर्थात सभी खनिज अयस्क नहीं कहलाते, केवल वही खनिज अयस्क कहलाएंगे जिनसे कोई विशेष धातु आसानी से और लाभदायक तरीके से निकाली जा सके। नेक्स्ट पद है गैंग, खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। जब इनका हम निष्कर्षण करते हैं तो ये अशुद्धियाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो इन अशुद्धियों को हटाया जाता है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इन अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ये कॉमन सा क्वेश्चन है जो सभी को इसका आंसर मालूम है, क्योंकि इन दोनों धातुओं से हम सभी परिचित हैं। सोना एवं चांदी ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। पेज नंबर 61, फर्स्ट क्वेश्चन, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातु के साथ गर्म किया जाता है। धातु के ऑक्साइड, पहला लिया है जिंक ऑक्साइड।
जब इसकी Zn से अभिक्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती क्योंकि इस ऑक्साइड में स्वयं जिंक उपस्थित है। फिर जब इसकी मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। ये विस्थापन अभिक्रिया क्यों होती है? क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो जिंक से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए वो जिंक को हटाकर स्वयं वहाँ स्थापित हो जाता है। कॉपर के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती क्योंकि कॉपर इन दोनों की अपेक्षा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जिंक से क्रिया करता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती क्योंकि मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील है और जिंक कम अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी कोई अभिक्रिया नहीं होती क्योंकि मैग्नीशियम स्वयं वहाँ उपस्थित है। इसी प्रकार से कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की तो भी कोई रिएक्शन नहीं होती क्योंकि जो कॉपर है वो इन दोनों से लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो वो कॉपर को हटाकर स्वयं आ जाता है अर्थात जिंक ऑक्साइड बना लेता है। इसी प्रकार से जब कॉपर ऑक्साइड की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है क्योंकि जो कॉपर है वह मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है, अर्थात मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो वो कॉपर को हटाकर स्वयं स्थापित हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और जब कॉपर ऑक्साइड की कॉपर से अभिक्रिया करवाई जाती है तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी, माने कौन सी स्थिति होगी जब विस्थापन अभिक्रिया होगी। कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है जब जिंक एवं मैग्नीशियम की अभिक्रिया होगी, माने यहाँ से जो हमने ऊपर जो कॉलम थे इनमें से लिया, तो जिंक और मैग्नीशियम की जब क्रिया होगी तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। ZnO अर्थात जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए वो जिंक को हटाकर स्वयं का ऑक्साइड बना लेगा और Zn स्वतंत्र रूप से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। वे धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं, जैसे सोना व चांदी। नेक्स्ट है मिश्रातु क्या है। दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। समांगी मिश्रण माने जिनमें जो मात्रा है वो निश्चित होती है, वे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण पीतल, स्टील, कांसा आदि। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अभ्यास के प्रश्न। इसमें पहला है निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। NaCl का विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 का विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 का विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 का विलयन एवं कॉपर धातु। यहाँ पर जो भी विलयन है वो हमको क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर देखने हैं। तो यहाँ पर जो AgNO3 का विलयन है और कॉपर की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। सेकंड है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। पहला ग्रीस लगाकर, दूसरा पेंट लगाकर, तीसरा जिंक की परत चढ़ाकर और डी है ऊपर सभी। तो जो लोहे का फ्राइंग पैन है वो खाना बनाने के काम में आएगा, तो इसके लिए यहाँ हम ग्रीस भी नहीं लगा सकते, पेंट भी नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए सबसे आसान और हाइजीनिक होगा जिंक की परत चढ़ाना। थर्ड है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। अब एक धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बना रही है और जब उसको ये जो यौगिक है इसको जब हम जल में विलय करते हैं तो वो विलय हो जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा दिया हुआ है, तो यहाँ पर कैल्शियम वह धातु है इसका जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है और जब हम जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको जल में विलय करते हैं तो वो आसानी से घुल भी जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन और लोहा इस प्रकार से नहीं करते हैं। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन पे जिंक ना लगाकर टिन का लेप किया जाता है। ये हमें बताना है ऐसा क्यों किया जाता है। तो टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक का यूज़ नहीं करते हैं और टिन का यूज़ करते हैं क्योंकि ये खाद्य पदार्थ के डिब्बे हैं जो खाने में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक हथौड़ा, बैटरी,
बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। माने आपके पास हथौड़ा है, बैटरी है, तार है, बल्ब है, स्विच है। इससे हमको बताना है कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। बैटरी, बल्ब व तार को जोड़कर परस्पर परिपथ तैयार कर लेते हैं। तार के दोनों सिरे से धातु के क्लिप को जोड़ते हैं तथा जिस धातु या अधातु की पहचान करनी है उसे क्लिप में लगा देते हैं। यदि बल्ब जलता है तो यह पदार्थ धातु है और अगर बल्ब नहीं जलता है तो यह पदार्थ अधातु है। स्टूडेंट्स, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। अब है, दिए गए पदार्थ को हथौड़े से पीटते हैं। यदि नहीं टूटता है, वह चादर में परिवर्तित हो जाता है तो वह धातु है और यदि टूटकर बिखर जाता है तो वह पदार्थ अधातु है। स्टूडेंट्स, फिर हम अपना पुरानी बातों को रिमाइंड करते हैं तो हम देखेंगे कि जो धातुएं होती हैं उनमें तन्यता और आघातवर्धिता का गुण पाया जाता है और वे कठोर होती हैं। जब हथौड़े से पीटते हैं और वो चादर में परिवर्तित हो जाती हैं तो हम समझ सकते हैं कि वे धातु हैं और यदि टूटकर बिखर जाती हैं तो हम समझते हैं वे अधातु हैं, क्योंकि अधातुएं जो होती हैं वो भंगुर होती हैं, माने आसानी से टूटकर बिखर जाती हैं। फर्स्ट के सेकंड पार्ट है कि धातु एवं अधातु में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है, इसलिए हथौड़े से पीटने पर अधातुएं टूटकर बिखर जाती हैं। धातु में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, इसलिए हथौड़े से पीटने पर यह नहीं टूटती और चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। परिपथ में जो पदार्थ दिए गए थे उनको लगाने पर बल्ब जलता है तो वह धातुएं हैं, क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। और यदि परिपथ में जो पदार्थ लगाए जाते हैं उनको लगाने के बाद बल्ब नहीं जलता है तो दिया गया पदार्थ अधातु है, क्योंकि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं तथा लवण एवं जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अभिक्रिया के रूप में देखें हम इसको तो जो Al2O3 अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब वह अम्ल से क्रिया करता है तो 2AlCl3 प्लस 3H2O बनाता है। माने यहाँ पर ये जो ऑक्साइड है इसने किससे अभिक्रिया की, अम्ल से अभिक्रिया की और लवण एवं जल बनाया। इसी प्रकार से ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड फिर से हम लेते हैं और ये क्षार से क्रिया करता है। NaOH एक क्षार है, इससे क्रिया करता है तो 2NaAl का होल ट्वाइस बनता है और पानी बनता है। अर्थात Al2O3 अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि ये अम्ल से क्रिया कर भी लवण एवं जल दे रहा है और क्षार से क्रिया कर भी लवण एवं जल दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो Zn जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से आयरन H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो आयरन सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। जिंक व आयरन तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, लेकिन कॉपर और सिल्वर ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। आंसर है, किसी धातु में निम्नानुसार एनोड, कैथोड तथा विद्युत अपघट्य होंगे। एनोड अशुद्ध धातु M अशुद्ध धातु होगी, कैथोड शुद्ध धातु M की पतली पट्टी होगी और विद्युत अपघट्य के रूप में धातु M का लवण विलयन उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार, जो बुक में चित्र दिया हुआ है उसके अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्रित किया। तो क्वेश्चन ए है, गैस की क्रिया क्या होगी सूखे लिटमस पत्र पर और आर्द्र लिटमस पत्र पर। तो सूखे लिटमस पत्र पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी और आर्द्र लिटमस पत्र पर जब क्रिया होती है तो जो नम या आर्द्र नीला लिटमस पत्र होता है वह लाल में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि सल्फर ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित अभिक्रिया लिखिए। जो हमने प्रैक्टिकल के दौरान अभिक्रिया की थी
उसके लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया करनी है। जो सल्फर है वो सॉलिड फॉर्म में लिया है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। और ये जो SO2 था इसने नम या आर्द्र जो लिटमस पत्र है उसके साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट है लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला है पेंट करना। इसमें धातु की सतह पर पेंट कर दिया जाता है, ऑयल पेंट कर दिया जाता है, जिसे हम अपने घर के खिड़की दरवाज़ों पर करते हैं। सेकेंड है ग्रीस या तेल लगाना। आपने देखा होगा कि नए औजार कैंची और चाकुओं पर ग्रीस लगा कर रखा जाता है, जिससे उनका संपर्क वायु से टूट जाता है और उन पर जंग नहीं लग पाती। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण। लोहे या लोहे की चादर को साफ करके पिघले जस्ते में डुबोकर धातु चढ़ाने से संक्षारण नहीं होता। इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत लेपन। टिन, क्रोमियम व टाइटेनियम धातुएं स्वयं संक्षारण रोधी होती हैं, अर्थात आसानी से संक्षारित नहीं होती। लोहे को इन्हीं धातुओं के लेपन से संक्षारण से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है मिश्र धातु बनाकर। कुछ धातुओं को जब अन्य धातुओं से मिलाया जाता है तो वे संक्षारण रोधी हो जाती हैं। उदाहरण, लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम को मिलाने पर स्टेनलेस स्टील नामक मिश्र धातु बनती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। यहाँ पर आपको 5 तरीके बताए गए हैं। आपको जो भी सही लगे आप उन 2 को एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, कारण बताइए, सिद्ध कीजिए, परिभाषा दीजिए, ये एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना रहता है। पहला है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर है इसका क्योंकि ये धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं तथा सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं और इनमें ऑक्साइड वगैरह भी आसानी से नहीं बनते हैं, इसीलिए प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। ये वातावरणीय हाइड्रोजन से क्रिया कर आग में परिवर्तित हो जाती हैं तथा विस्फोटक हो जाती हैं। अतः वायु अर्थात वायु में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ इन धातुओं की अभिक्रिया ना हो पाए, इसीलिए इनको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। सी है एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। उत्तर, क्योंकि यह अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है तथा वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। यह ऑक्साइड की परत अन्य क्रियाओं को रोकती है, इसीलिए अत्यंत अभिक्रियाशील होने के बाद भी इस धातु का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अत्यधिक आसान होता है, इसलिए अपचयन से पहले धातु को सल्फाइड व कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। जो ऑक्साइड होते हैं वे आसानी से अपचयित हो जाते हैं, इसीलिए कार्बोनेट और सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। सल्फाइड को भर्जन प्रक्रम द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तथा कार्बोनेट को विस्थापन प्रक्रम द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? आपने देखा होगा कि घर में जो मूर्तियां होती हैं या सजावटी सामान होते हैं जो पीतल या तांबे के होते हैं, तो उनको साफ करने के लिए हम नींबू या इमली का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्यों प्रभावी होते हैं। तांबा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर CuCO3 कॉपर कार्बोनेट की परत बना लेता है। इससे कॉपर के बर्तन अपनी प्राकृतिक चमक खो देते हैं, उन पर CuCO3 की हरी परत जम जाती है। नींबू में सिट्रिक एसिड व इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, जो कि क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत को उदासीन कर देते हैं तथा कॉपर कार्बोनेट की परत घुल जाती है और बर्तन चमकने लगते हैं। इसीलिए कॉपर के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए, अर्थात अंतर कीजिए। यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं हम, धातु और अधातु। पहला देखेंगे, धातु विद्युत धनात्मक होती हैं, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। सेकेंड, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं,
एग्जाम्पल दिया है 4Na+O2 2Na2O। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं C+O2 अर्थात CO2। धातुओं में आयनिक बंध होते हैं, अधातुओं में सहसंयोजी बंध होते हैं। धातुएं पानी से क्रिया करके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल से, कुछ गर्म जल से एवं कुछ भाप से क्रिया करती हैं। अधातुएं पानी से क्रिया नहीं करती हैं। धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, परंतु कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और Hg अर्थात पारा और प्लेटिनम से क्रिया नहीं करते हैं। अधातुएं तनु अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं और ना ही हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। धातुएं ये अभिक्रियाशीलता के आधार पर किसी धातु के लवण विलयन से क्रिया करते हैं तथा उसका विस्थापन कर देते हैं। जिससे यहाँ पर CuSO4 लिया हुआ है और जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है तो ZnSO4 का विलयन बन जाता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। अर्थात जिंक अधिक अभिक्रियाशील थी, उसने कॉपर के लवण विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। अधातुएं लवण विलयन से क्रिया नहीं करते हैं। धातुएं ये अपचायक के रूप में क्रिया करती हैं क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। अधातुएं ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिससे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें अधिकतर ऐसा होता है कि लोग बाग इस तरीके से हरकतें करते हैं और सोने के आभूषणों में से सोना चुरा लेते हैं। तो अब हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। वह व्यक्ति सोने के आभूषणों को एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र HNO3 व HCl के विलयन में डालता है। यह बहुत ही संक्षारक द्रव्य होता है। इसमें सोना घुलने लगता है और धातु को डालने पर उसकी बाहरी परत घुल जाती है तथा आंतरिक चमकदार परत दिखाई देने लगती है और घुली हुई जो सोना होता है वह उस एक्वारेजिया के विलयन में नीचे की तरफ इकट्ठा होता जाता है, जिससे सोने का वजन कम हो जाता है। और इस प्रकार से जो हमारे गहने होते हैं वे तो चमकने लगते हैं, लेकिन सोना कम हो जाता है और उस सोने को वो जो ढोंगी या इस प्रकार के सुनार होते हैं वो अपने काम में ले लेते हैं। नेक्स्ट है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इसका कारण बताइए। कॉपर ठंडे पानी से गर्म पानी व भाप से क्रिया नहीं करता। अर्थात कॉपर किसी भी प्रकार के पानी से क्रिया नहीं करता है परंतु आयरन भाप से क्रिया करता है। यह जल के पानी के टैंक इस्पात से बनाए गए यदि तो लोहा गर्म पानी की भाप से क्रिया करेगा तो निम्नानुसार अभिक्रिया होगी। 3Fe+4H2O तो Fe3O4 + 4H2 अर्थात Fe3 का ऑक्साइड बन जाएगा और ये जो ऑक्साइड बनेगा ये पात्र के साथ अभिक्रिया कर सकता है या ये पानी के साथ आगे और अभिक्रिया करके जो पानी है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए जो गर्म जल के टैंक होते हैं उसको बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है जो बुक में नहीं दिया हुआ है, संक्षारण किसे कहते हैं? वायुमंडल या किन्हीं रासायनिक अभिकर्मों द्वारा धातु की सतह पर उसके यौगिक बनकर धातुओं के धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। ये जो संक्षारण है ये आप पाठ 1 में भी पढ़ चुके हैं। इसको यहाँ पर पुनः हम रिवाइज कर लेते हैं।